नमस्कार साथियों, आज हम लोग चुनाव सुधार की वर्तमान आवश्यकता यानी चुनाव आयोग से संबंधित जितने भी प्रश्न बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 में पूछे जाएंगे उसकी चर्चा करने वाले हैं। लगातार इससे एक प्रश्न रहने की संभावना रहती है और 67th बीपीएससी में तो इस बार 110% गेस क्वेश्चन है। चुनाव सुधार काफ़ी चर्चा में है, इसलिए आपको इसे करना चाहिए। इस टॉपिक में चुनाव सुधार वर्तमान आवश्यकता, इसमें हम लोग सबसे पहले भूमिका देखेंगे और चुनाव सुधार की आवश्यकता क्यों है उस पर चर्चा करेंगे। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक को जानेंगे और अब तक चुनाव सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा किए गए प्रयास को पढ़ेंगे। भारतीय निर्वाचन पद्धति की आलोचना और आगे की क्या राह हो और सुधार की दिशा में किए गए प्रयास को देखेंगे और फिर निष्कर्ष को जानेंगे। इतने टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है। लोकतंत्र की सफलता चुनाव की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर निर्भर करती है। इंट्रो में यह लिखेंगे, इसे तब तक सुनिश्चित नहीं किया जा सकता जब तक कि चुनावों में धनबल और बाहुबल की भूमिका पर प्रभावी ढंग से अंकुश न लगाया जाए। इसके लिए चुनाव आयोग तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय लगातार आते रहे हैं, लेकिन सरकार तथा राजनीतिक दलों की जो रवैया है, इसके लिए चुनाव की जो प्रणाली है वो सफल होती जा रही है। हमारी राजनीतिक प्रणाली का व्यवहार समाज के प्रति उनकी प्रतिक्रिया है। चूँकि समाज में दारू और रुपए से वोट बिक जाते हैं, इसको भली भांति राजनीतिक पार्टियां समझती हैं। इस राजनीतिक प्रणाली की सुधार हेतु सबसे पहले समाज और उसके तंत्रों में सुधार की आवश्यकता है। यहीं से सुधार की स्पष्ट नज़र दिखेगी। तो इंट्रोडक्शन में इतना लिखना है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे चुनाव सुधार की आवश्यकता क्यों। सबसे पहले समय समय पर कई प्रत्याशी तथा राजनीतिक दल अपना दायरा तोड़ देते हैं, चुनाव की मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, मुफ्त योजनाओं तथा झूठे वादों की दावा करते हैं। इस पर लगातार बहस हो रही है कि अगर आप मुफ्त योजनाओं की चर्चा करते हैं तो उसका दीर्घकालीन व्यय कहाँ से करेंगे। अगर कोई पार्टी मुफ्त योजनाओं की दावा करती है तो वह सरकारी खजाने से उसकी भरपाई होती है, उसमें भी निकासी में काफ़ी भ्रष्टाचार होते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। दूसरा जो है, निर्वाचन अधिकारियों पर अनुचित ढंग से राजनीतिक दबाव डाले जाते हैं, फलस्वरूप निष्पक्ष रूप से वे अधिकारी कार्य करने में अक्षम हो जाते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या में बहुलता भी निर्वाचन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण दोष है। निर्दलीय जो उम्मीदवार होते हैं उन्हें लगभग वोट काटने के लिए खड़े किए जाते हैं, या फिर किसी पार्टी में उनका कोई स्टैंड नहीं होता, मैनिफेस्टो नहीं होता। सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मिशनरियों का दुरुपयोग किया जाता है। दलीय लाभों के लिए प्रशासनिक तथा दुरुपयोग के विरुद्ध विपक्षी दल हमेशा आवाज़ उठाती रही है। पांचवा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, भारतीय चुनाव प्रणाली की सबसे बड़ी खामी यह है कि चुनाव से पूर्व तक मतदाता सूची अपूर्ण रहती है, जिससे अनेक नागरिक मताधिकार का प्रयोग करने में से वंचित रह जाते हैं। जाली एवं फर्जी मतदान की जो बढ़ती प्रवृत्ति है, निर्वाचन आयोग के पास अपने स्वतंत्र कर्मी न होना, डाक द्वारा प्राप्त होने वाले मतों के पोस्टल बैलेट में भी कई छेड़छाड़ होने की संभावनाएं रहती हैं। अब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने वाले पहला कारक क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि भारतीय राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। अपराधी व्यक्ति अपना रसूख और जनता में पैठ
बनाने के लिए राजनीति में प्रवेश करते हैं और पुरजोर कोशिश करते हैं कि उनके खिलाफ मामले समाप्त हो जाए। अपराध को मिटाने के लिए अपराध गतिविधियों को मिटाने के लिए वे राजनीति में भाग लेते हैं। और चुनाव में धन की बढ़ती भूमिका हमारी चुनाव व्यवस्था का गंभीर दोष माना जाता है। अत्यधिक चुनावी व्यय के कारण सामान्य व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया से दूर हो जा रहा है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, प्रायः उम्मीदवार अपने आपराधिक रिकॉर्ड का लेखा जोखा नहीं देते, अपनी संपत्ति, देनदारियां तथा आय, शैक्षणिक योग्यता को छुपाते हैं। चौथा है, चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार बाहुबल का प्रयोग करते हैं। हिंसा, धमकी और बूथ कैप्चरिंग में बहुलता की भूमिका होती है। राजनीतिक भ्रष्टाचार की समस्या गंभीर होती जा रही है। राजनीतिक संरक्षण के बदले अपराधियों ने चुनाव जीतने में राजनीतिज्ञों को सहयोग करते हैं। पांचवा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, जातीय आधारित राजनीति जो चुनाव को प्रभावित करती है। जातीय राजनीति, जातीय समीकरण, जाति बहुल इलाके में उसी जाति के कैंडिडेट को उतारे जाते हैं। यहाँ तक कि जातीय समीकरण के आधार पर अगर गठबंधन होती है तो जाति के आधार पर सरकार में उन्हें तवज्जो दी जाती है। भारतीय राजनीति और धर्म। भारतीय राजनीति में धर्म का समावेश लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। भारतीय राजनीति हिंदुत्व तथा धर्मनिरपेक्ष की दो धाराओं में ध्रुवीकृत होती है। जहां हिंदुत्व की राजनीति मुस्लिम विरोधी की पृष्ठभूमि में फलती फूलती है, वहीं धर्मनिरपेक्ष की राजनीति अल्पसंख्यक के तुष्टीकरण की ओर मुड़ जाती है। इस तरह से तुष्टीकरण और हिंदुत्व की राजनीति में समावेशन से भारतीय राजनीति प्रभावित हो रही है। चुनाव प्रसार हेतु अब तक क्या क्या प्रयास किए गए हैं उस पॉइंट को जानेंगे। पहला पॉइंट है, चुनाव प्रसार हेतु लगातार चुनाव आयोग सरकार से सिफारिश करती रही है कि सुधार किया जाए। पहला प्रयास किया गया था 61वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 में। मतदाताओं की उम्र सीमा कम कर दी गई थी, 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। चुनाव कार्य में लगे सभी कर्मी इस अधिकारी अवधि के दौरान चुनाव आयोग की प्रतिनियुक्ति पर माना जाता है। इस अवधि में सभी जो कर्मी होते हैं चुनाव आयोग के नियंत्रण में होते हैं। ये काफ़ी सुधार है। ईवीएम का प्रचलन ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता लाने के लिए और बूथ छापामारी को रोकने के लिए 1999 में गोवा में चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। और ईवीएम लाने के लिए 1988 में संसद में 1951 का जो एक्ट है चुनाव से संबंधित, उसमें संशोधन किया गया। एग्जिट पोल पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। जनप्रतिनिधि एक्ट 1951 के तहत मतदान शुरू होने से लेकर मतदान समाप्ति होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल को प्रतिबंधित किया गया। पेड न्यूज को भी चुनावी अपराध घोषित किया गया है। लोकतंत्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल के परिणाम प्रकाशित होने पर 2 वर्ष के कारावास की भी सजा का प्रावधान है। चुनावी खर्च पर सीलिंग कर दिए गए हैं चुनाव आयोग द्वारा, यानी बड़े राज्यों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 70 लाख है और छोटे राज्यों के लिए 28 लाख है। हालांकि इससे अधिक खर्च होते ही हैं। पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया है। जितने भी एनआरआई हैं उन्हें प्रॉक्सी वोट देने का अधिकार है। वो अपने डेलीगेट्स को भी, अपने प्रतिनिधि को भी अपने बदले में वोट देने के लिए रखते हैं या स्वतः ऑनलाइन भी वोट देते हैं। ये सुधार है। जागरूकता और प्रसार 2011 से प्रतिवर्ष जो है 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। 20,000 से अधिक राजनीतिक चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को देना है, ये जागरूक करना है। और सुधार की कड़ी में नन ऑफ दी एबव यानी नोटा का प्रयोग 2014 के राज्य विधानसभा चुनाव में किए गए थे। हालांकि नोटा कोई चुनावी मूल्य नहीं होता, भले ही नोटा के लिए अधिकतम वोट्स हो, लेकिन अधिकतम वोट शेयर करने
वाला उम्मीदवार ही विजेता हो जाता है। अगर किसी कैंडिडेट से भी अधिक नोटा के वोट आते हैं, अगर किसी कैंडिडेट अधिकतम 4 कैंडिडेट में से किसी को 10 भी वोट आते हैं, 2 4 6 अधिकतम 10 भी आते हैं, नोटा को 50 वोट आता है, तो अधिकतम वोट पाने वाले कैंडिडेट ही विजयी होते हैं। इसलिए नोटा सुधार की एक कड़ी है, लेकिन ये कोई प्रासंगिक नहीं है। मतदाता निरीक्षण पेपर ऑडिट ट्रायल, यानी जिसे हम वीवीपैट कहते हैं। वीवीपैट को वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल कहा जाता है। इसका प्रयोग नागसेन विधानसभा क्षेत्र में नागालैंड में 13 में किया गया था। वीवीपैट में जिस उम्मीदवार को हम वोट कास्ट करते हैं उसकी फ़ोटो युक्त पर्ची हमें दिखाई देती है। यह ट्रांसपेरेंसी के लिए इसका प्रयोग किया गया। कई तकनीक भी प्रयोग हो रहे हैं। मतदाताओं का कंप्यूटरकृत डेटाबेस का निर्माण किया जा रहा है। व्यापक फ़ोटो इलेक्ट्रोल सेवा, फर्जी एंट्री खत्म करने के लिए डुप्लीकेट टेक्निक ले जाया जा रहा है। कोमत नाम की एक ऑनलाइन संचार प्रणाली ईजाद किया गया है जिससे निगरानी रखा जाएगा चुनाव पे, और बायोमेट्रिक का भी प्रयोग देखने को मिला है। पिछले विधानसभा चुनाव में जीपीएस भी लगाए जाते हैं आसपास में। शिकायत तथा आचार संहिता संबंधी उल्लंघन करने पर सीविजिल का भी ईजाद किया गया है। ईपिक को आधार से भी लिंक किया गया है। वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2021 पेश किया गया पार्लियामेंट के दोनों सदनों में। 1951 के जनप्रतिनिधि एक्ट में संशोधन किया गया। एक मतदाता कई निर्वाचन क्षेत्रों में अपने नाम रजिस्टर्ड करा लेते हैं, उसे रोकने के लिए लाया गया है। हालांकि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध घोषित किया था। 19 में चुनाव आयोग की सिफारिश पर फिर से इसे लागू किया गया है। यह स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। आधार कार्ड जो है वह स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। अब आप साल में 4 बार आपको नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का मौका मिलेगा। अगर आपको 2 जनवरी को 18 वर्ष हो रहे हैं, यानी 18 वर्ष हो रहे हैं 2 जनवरी को, तो फिर आपको जनवरी तक इंतज़ार करना होता था। ऐसा नहीं, 1 जनवरी के बाद आप 1 अप्रैल को भी नाम वोटर लिस्ट में जोड़ सकते हैं। तीसरा मौका आपको जुलाई में मिलेगा, 1 जुलाई को, चौथा 1 अगस्त को। उसके अलावा इसमें पति पत्नी के नाम पर जो वोटिंग करने का जो प्रक्रिया है जेंडर न्यूट्रल, उसको रखा गया है। जेंडर न्यूट्रल क्या है? पुरुष फौजी की पत्नी सर्विस वोटर के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती थी, लेकिन स्त्री फौजी की पति नहीं करवा सकता था। अब दोनों को अधिकार दिया गया है। मुफ्त योजनाओं और झूठे वादों पर प्रतिबंध लगाने की वकायत चल रही है। और कुल जो जीडीपी है उसका 1% ही आप मुफ्त योजनाओं में खर्च करेंगे, और वादे पूरा करने के लिए आप फंड कहाँ से लाएंगे उसका स्पष्ट विवरण भी आपको नॉमिनेशन के समय देना है। तो ये सुधार रहा। आगे की राह क्या हो? आगे की राह हो कि राजनीतिक दलों को सूचना अधिकार के अंतर्गत ला दिया जाए। क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपना ब्यौरा स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, उसे राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत रखा जाए। एक रिकॉर्ड के अनुसार साल 2014 में 185 लोकसभा सदस्यों पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। उनमें से 112 सदस्य ऐसे थे जिन्हें गंभीर आरोप लाए गए थे, बलात्कार, रेप इत्यादि या क्राइम से संबंधित। फिर भी वे पार्लियामेंट में मेंबर हैं। दागियों को टिकट देने से वंचित किया जाए, टिकट से काफ़ी वंचित करना चाहिए, और पढ़े लिखे लोगों को ही चुनाव लड़ने का अधिकार देना चाहिए। गंभीर अपराध का संसद में पहुंच लोकतंत्र के लिए खतरा है। संसद लगातार अमीर बनता जा रहा है। पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर हैं, एक रिकॉर्ड की माने तो सांसदों की जो औसत कमाई है आम भारतीय की कमाई से 1400 गुना ज़्यादा है। चुनाव के दौरान नेताओं का धार्मिक स्थलों पर जाने तथा धार्मिक नारे लगाने पर रोक लगा देनी चाहिए। पेड न्यूज़ तथा फेक न्यूज़ पर रोक लगाना चाहिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू होना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो
कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तमाम जीएस पेपर से संबंधित क्वेश्चन, जो गेस क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।